नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप में किस तरीके से इटली देश का एकीकरण होता है। वर्तमान समय में जो इटली देश अस्तित्व में है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जान रहे हैं। पहले ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर वहाँ के देशभक्तों के द्वारा जो इटली राज्य का एकीकरण किया था। इटली राज्य के एकीकरण के चरण में हम अगर बात की जाए, जैसा कि हमने जाना किस तरीके से ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व वहाँ रहता है, आधिपत्य रहता है इटली के राज्यों पे, और धीरे धीरे जो इटली के लोगों के द्वारा, इटली के देशभक्तों के द्वारा प्रयास किया जाता है। जैसा कि हमने देखा मेजिनी के द्वारा यंग इटली संस्था की स्थापना की जाती है। शुरुआती दौर में जो कॉर्बोनरी संस्था की स्थापना होती है, उससे पहले हमने देखा वियना समझौते के तहत, यानी कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होता है उसके पश्चात यूरोपीय देशों के द्वारा जो इटली में निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था कर दी जाती है। इटली के मध्य में हमने देखा कि पोप का राज्य होता है। पिडमांट, सार्डिनिया, सेवाई, निस, लोम्बार्डी, वेनेशिया, ऐसे कई छोटे छोटे राज्य होते हैं इटली में। उनको मिलाकर ही क्या है, इटली जो राज्य का निर्माण होता है, एकीकरण होता है। उन परिस्थितियों में हमने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के पश्चात जो इटली के क्षेत्र पे अगर बात की जाए तो इटली के क्षेत्र पे किसका अधिकार होता है? ऑस्ट्रिया का अधिकार होता है। अब धीरे धीरे इटली के लोगों में ये जागरूकता और चेतना फैलती है, राष्ट्रभक्ति की भावना फैलती है, और उनके द्वारा जो इटली के एकीकरण का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में किस तरह की समस्याएं, बाधाएं आती हैं, उनका जिक्र किया था, जिसमें मुख्य बाधा तो कौन सी होती है? ऑस्ट्रिया ही होती है। अब इटली के एकीकरण को यूं हम आगे देखते हैं कि जब मेजिनी के द्वारा जो यंग इटली की स्थापना कर दी जाती है, उसके अलावा जो पहले कॉर्बोनरी संस्था है, जो गुप्त संस्थाएं कार्य करती है, गैरिबाल्डी है जो इसमें राष्ट्रभक्त होता है, उसके द्वारा भी प्रयास किए, लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रयास किए जाते हैं। और उसी क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से जो चार्ल्स एल्बर्ट वहाँ का शासक होता है, वह उसके द्वारा जो अपने सिंहासन का त्याग कर दिया जाता है जब ऑस्ट्रिया से दूसरी बार क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। उसके पश्चात अब उसका पुत्र बैठता है। कौन बैठता है? उसका पुत्र जो विक्टर इमैनुअल बैठता है सिंहासन पे, और विक्टर इमैनुअल का एक सुयोग्य प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? काउंट केवुर। उसके बारे में हम जो उसके राजनीतिक विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, शुरुआती तौर में वह सेना में भर्ती होता है और सेना से त्यागपत्र दे देता है। वह कुलीन परिवार का, जमींदार परिवार का होता है, और 15 वर्षों तक जमींदारी का कार्य करते हुए जो दूसरे देशों में भ्रमण, उसके द्वारा यूरोपीय देशों में भ्रमण किया जाता है, और वहाँ पे उसके द्वारा सबसे ज़्यादा वह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से क्या होता है? प्रभावित होता है, और वह इटली में भी संसदीय प्रणाली को लागू करना चाहता है। जैसे जैसे हमने देखा किस तरीके से वह जो पिडमांट, सार्डिनिया की संसद में पहुँचता है, उसके द्वारा चुनाव जीते जाते हैं, और उसके पश्चात हमने देखा 1852 ईस्वी में वह क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। किसका? पिडमांट और सार्डिनिया का। तो अगर बात की जाए तो उस क्रम में वहाँ का शासक कौन होता है? विक्टर इमैनुअल होता है। विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री बन जाता है 1852 ईस्वी में। कौन बन जाता है? केवुर। अब केवुर के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात और विक्टर इमैनुअल दोनों के द्वारा जो इटली के एकीकरण के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसका जो बात की जाए, उसी के फलस्वरूप वहाँ इटली का एकीकरण हो पाता है। तो ये दोनों ही चतुर और समझदार थे। अगर बात की जाए, विक्टर इमैनुअल भी काफ़ी जो ईमानदार शासक था, जो जनता में ईमानदार शासक, राजा के नाम से भी जाना जाता था। और अगर बात की जाए तो ये जो केवुर है, केवुर की अगर बात की जाए तो केवुर, वहाँ भी जो केवुर के द्वारा भी जो बेहतर प्रयास किया जाता है, और केवुर एक कूटनीतिज्ञ और चतुर था, राजनीतिज्ञ था, और कहते हैं 19वीं सदी का सबसे जो महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ में इसकी गिनती की जाती है। अब इनके द्वारा जो केवुर के प्रमुख राजनीतिक विचार, उसके बारे में बात करें। इटली के एकीकरण को लेकर अगर बात की जाए मूल से, इटली का एकीकरण किस तरीके से चाहता था केवुर, जो पिडमांट, सार्डिनिया का प्रधानमंत्री है, और संपूर्ण इटली के लोगों के द्वारा भी ये आशा जताई जाती थी, ये उम्मीद की जाती थी कि पिडमांट और जो
सार्डिनिया का शासक है, जो सेवाई वंश के शासक हैं, उनके नेतृत्व में संपूर्ण इटली का एकीकरण हो सकता है। और यही चाहता था, केवूर चाहता था। अब इसमें जो उस समय जो इटली के एकीकरण को लेकर जो अलग अलग विचारधाराएं हैं जिसका हमने बात की थी, जिसकी कुछ तो लोग ये चाहते थे गणतंत्रीय प्रणाली का क्या हो, गठन हो। जैसे मेजिनी को ले लो आप, मेजिनी गणतंत्रीय प्रणाली के आधार पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। कुछ लोग चाहते थे कि पोप के जो नेतृत्व में क्या हो, इटली का एकीकरण हो। ये भी चाहते थे कि इटली को एक संघ बना दिया जाए छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर। और उसके अलावा जो बात की जाए, गैरिबाल्डी जैसे जो क्रांतिकारी थे, ये जो तलवार और हिंसा के बल पे जो इटली का एकीकरण करना चाहते थे, लेकिन इनसे इत्तेफाक नहीं रखता था ये जो बात की जाए केवूर। लेकिन इसके विचार इससे अलग थे। हालांकि इनका भरपूर प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है। मेजिनी का भी जो प्रेरणा है उसका प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा। गैरिबाल्डी की जो तलवार की ताकत है उसका भी प्रयोग उसके द्वारा भली भांति किया जाता, सामंजस्य स्थापित करते हुए। अब बात करते हैं केवूर है, जो पहले तो बात की जाए तो मेजिनी तो कल्पनाशील व्यक्ति था, उससे कई ज़्यादा जो ये केवूर क्या था, व्यवहारिक था। व्यवहारिक विचारधारा इसकी ज़्यादा, व्यवहारिक विचारों क्यों मेजिनी के द्वारा कल्पनाशील विचार में ज़्यादा गणतंत्रीय प्रणाली की इस तरीके से वो कल्पनाओं में ज़्यादा विचरण करता, जबकि केवूर बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति था। और उसी दौरान उसके द्वारा जो केवूर एक तो राजतंत्रात्मक प्रणाली का समर्थक था। केवूर है जो राजतंत्र, केवूर यही चाहता था कि जो पिडमांट सार्डिनिया का शासक है विक्टर, कौन, विक्टर जो पिडमांट सार्डिनिया का शासक है, विक्टर इमैनुअल कौन है, पिडमांट सार्डिनिया का शासक, आपको मैंने बताया था। किसके पश्चात जो अगर बात की जाए तो जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय है, जो अपने पिता के पश्चात सिंहासन पर बैठता है। अब इसके नेतृत्व में जो केवूर राजतंत्र का समर्थक था, प्रबल समर्थक था, और इसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण चाहता था। और ये कौन सा वंश था, सेवाई वंश था। सेवाई वंश की अगर बात की जाए तो ये सेवाई वंश का शासक था। जो तो विद्यार्थियों, निरंतर हम केवूर के जो राजनीतिक विचारों के बारे में बात करें, राजनीतिक विचारों की अगर बात की जाए, वह जो केवूर के द्वारा जो गणतंत्रीय प्रणाली है उसके आधार पर वह इटली का एकीकरण न चाहते हुए राजतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर इटली का एकीकरण चाहता था। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, गणतंत्रीय जो आधार है इटली के, इनके प्रति जो इन विचारों के प्रति केवूर की बिल्कुल सहानुभूति नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से जो पिडमांट सार्डिनिया के शासक है सेवाई वंश के, उनके नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण चाहता था। अब इस इटली के एकीकरण में वह एक पिडमांट सार्डिनिया के राज्य को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, ताकि इटली के दूसरे राज्यों के लोग भी उससे प्रभावित हो और इसको नेतृत्व दे, इटली के एकीकरण का नेतृत्व इसे सौंप दिया चाहता, ये ऐसा चाहता था। इसलिए वह जो बात की जाए पिडमांट और सार्डिनिया का शासक है उसे एक आदर्श राजा के रूप में पेश करना चाहता था। अब ये जो उसके अलावा उसने ये भी जान लिया जाए कि इटली की समस्या का जब तक यूरोपीय मंच पर नहीं रखा जाए या इसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या नहीं बना दिया जाए तब तक इटली की समस्या का समाधान संभव नहीं है। ये चाहता था यूरोपीय जो मंच है वहाँ तक इटली की समस्या को पहुँचाया जाए और इटली के जो एकीकरण का जो समर्थन उनसे हासिल किया जाए, उनसे सहानुभूति ली जाए। अब यूरोपीय महाशक्तियाँ, ये केवूर को भली भांति पता था कि जब तक यूरोपीय महाशक्तियों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं। अच्छा, उनकी सहानुभूति जो ये चाहता था, इसीलिए उसके द्वारा कहा गया था। और इसमें यूरोपीय महाशक्तियों में अगर बात की जाए तो यूरोपीय महाशक्तियों में उस वक्त जो सबसे प्रभावित करने वाली फ्रांस और जो इंग्लैंड थी, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया महाशक्ति वो तो इसके विरुद्ध था, क्योंकि वह तो अपना आधिपत्य जो इस पर रखता था, किस पे, इटली पे। और उसी दौरान जो उसके द्वारा ये महाशक्तियों की सहानुभूति जो बहुत आवश्यक है, इसीलिए उसने कहा था, इसीलिए उस केवूर के द्वारा कहा गया था कि हम चाहे न चाहे किंतु हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है, क्योंकि फ्रांस की सहानुभूति बहुत, फ्रांस का सहयोग उसे बहुत ज़रूरी था। ये बात भली भांति कौन समझता था, केवूर समझता था। और इसी दौरान उसके द्वारा क्या किया गया, जो केवूर के द्वारा ये प्रयास किया गया कि किस तरीके से जो फ्रांस और इंग्लैंड का सहयोग प्राप्त किया जाए या उनकी सहानुभूति प्राप्त की जाए और सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में एकीकरण
जो हो सके। इसी दौरान केटल भी एक विद्वान है, उनके द्वारा जो केवूर के बारे में कहा गया है। केटल भी क्या कहते हैं केवूर के बारे में, इनके द्वारा कहा गया है कि ये केवूर के महान मस्तिष्क का कार्य था। मेजिनी की प्रेरणा को कूटनीतिक शक्ति के रूप में गतिमान बनाया तथा गैरिबाल्डी की तलवार को एक राष्ट्रीय शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। यानी ये कहता है केटल भी कहता है, इसके द्वारा कहा गया है कि वाकई में ये जो केवूर काफ़ी कूटनीतिक और चतुर व्यक्ति था। इसके द्वारा भली भांति जो मेजिनी है, मेजिनी की प्रेरणा का जो भली भांति, और उसके अलावा जो गैरिबाल्डी की तलवार है उसका भली भांति जो राष्ट्र के एकीकरण के रूप में जो उसका सामंजस्य, दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए उनका भली भांति विचारों का प्रयोग किसके द्वारा, केवूर के द्वारा किया गया। इसका मतलब केवूर के मस्तिष्क की ही उपज थी, उसी के द्वारा दोनों में तालमेल बैठाते हुए दोनों का जो इटली के एकीकरण में उपयोग उसके द्वारा किया जाता है। और इसी तरीके से जो केवूर के द्वारा क्या गया, केवूर का ये भी मानता है किस तरीके से जो क्या है ऑस्ट्रिया को अकेला किया जाए बाकी देशों से, और इसलिए उसने जो कूटनीतिक जाल बिछाना शुरू कर दिया। और इस कूटनीतिक जाल में ऑस्ट्रिया के चारों तरफ जो उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ऑस्ट्रिया इस कूटनीतिक जाल में फंस गया। और इस जाल में फंसने के पश्चात ही जो इटली का एकीकरण संभव हो सकता है, ये उसको पता था केवूर को भली भांति कि ऑस्ट्रिया को फंसाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है जो हमने पहले भी चर्चा की थी, वो कौन थी, ऑस्ट्रिया थी। और केवूर ने मेजिनी के आदर्शवाद व गैरिबाल्डी के सैनिकवाद का भरपूर प्रयोग किया और उचित सामंजस्य स्थापित किया। जो बात की जाए, मेजिनी के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था आदर्शवाद के आधार पर राज्य का एकीकरण हो, और जो गैरिबाल्डी सैनिकवाद के आधार पर जो राज्य का एकीकरण, इन दोनों की विचारधाराओं का भली भांति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ केवूर के द्वारा किया जाता है। ये केवूर के राजनीतिक विचार थे, किस तरीके से वह इटली का एकीकरण करना चाहता था, किस तरीके इटली की समस्या को जो यूरोपीय मंचों तक पहुंचाना चाहता था, और यूरोपीय महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त करते हुए इटली का एकीकरण चाहता था। कि वाकई में केवूर काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति था, और उसके द्वारा जो तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसके द्वारा जो इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किए गए। बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है अवेलेबल, उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में हम बात की जाए केवूर के अन्य विचारों के बारे में, अगर बात की जाए केवूर की आंतरिक नीति के बारे में और उसके विदेशी जो नीति के बारे में जानेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।